डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग सीक्वेंस का लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे। वैसे सीक्वेंस में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मल्टीपल चॉइस में बन सकते हैं, लेकिन अभी आपको जो पेपर में आपके आए हुए हैं वो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोटोनिक सीक्वेंस। कह रहा है इनमें से कौन सा मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है। मोनोटोनिक किसे कहते हैं? चाहे वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, चाहे वो डिक्रीजिंग हो, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, चारों में से कुछ भी होता है तब उसको मोनोटोनिक कहते हैं। तो अब अगर आपको डेफिनेशन याद है तभी आप इसको कर पाएंगे। तो इसको एक एक दो टर्म खोलिए, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा मोनोटोनिक नहीं है। जैसे यहाँ यानी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यानी स्क्वायर अगर खोलेंगे पहला आएगा 1, अगला आएगा 4, अगला आएगा 9, और ये दिखाई पड़ रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है मोनोटोनिक, ये तो मोनोटोनिक है। दूसरा देख लेते हैं 1, 1/2, 1/3, ये लगातार देखिए घटता जा रहा है। ये क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, माने ये भी मोनोटोनिक है। अगला कांस्टेंट सीक्वेंस है 1, 1, 1, तो कांस्टेंट सीक्वेंस भी मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है, जिसको कि हम लोग नॉन इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग कह सकते हैं। अब आखिरी बचा है, तो जब ये तीनों मोनोटोनिक है ही तो कौन सा नहीं है? लास्ट ऑप्शन डी है। उसको अगर आप चाहें तो खोल के देख सकते हैं, -1, 1, -1, 1। अब इसमें क्या है? पहला टर्म छोटा, अगला बड़ा, अगला फिर छोटा हो गया, अगला फिर बड़ा हो गया। एक जैसी बात होनी चाहिए, लगातार घटता जाए, लगातार बढ़ता जाए, या कांस्टेंट भी बीच में रह सकता है, लेकिन एक जैसा नेचर होना चाहिए। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन आर। सेट ऑफ रियल नंबर में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? यानी कि हम लोग बात सीक्वेंस की कर रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस किसका है? रियल नंबर का सीक्वेंस। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला लिखा है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। बिल्कुल सही है। इसको हम लोग बाउंडेडनेस थ्योरम के नाम से जानते हैं कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, यानी ये सही है। अगला लिखा है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। इसी में कुछ गड़बड़ है। बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट, एक सीक्वेंस अभी हमने लिखा था, देखिए 1, -1, 1, -1 डॉट डॉट। ये सीक्वेंस क्या है? ये सीक्वेंस बाउंडेड है, क्योंकि इस सीक्वेंस के सारे टर्म -1 और 1 के बीच में है। हम लोग ऐसे लिखेंगे, बीच का मतलब ये है कि हम अगर इस तरह लिख रहे हैं तो इसका मतलब सीक्वेंस का सारा पद अगर 1 से छोटा है तो वो -1 है, -1 से बड़ा है तो वो 1 है, इसलिए मैंने कहा -1 और 1, यानी ये बाउंडेड है। सबसे बड़ा 1 है, सबसे छोटा -1 है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। तो आगे हम लोगों को चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन तो दिया नहीं गया है। फिलहाल देख लेते हैं। एवरी क्वाची सीक्वेंस इज बाउंडेड, बिल्कुल सही है। सीक्वेंस अगर क्वाची सीक्वेंस है तो बाउंडेड भी होती है, कन्वर्जेंट भी होती है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज क्वाची, ये भी सही है। सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो क्वाची होती है, क्वाची है तो कन्वर्जेंट होती है। और अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो क्वाची सीक्वेंस, क्वाची सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट है तो भी बाउंडेड, और क्वाची सीक्वेंस है तो भी बाउंडेड। लेकिन अगर बाउंडेड है तो वो सीक्वेंस जरूरी नहीं कि कन्वर्जेंट हो, जैसे आपके सामने एग्जांपल है, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। अगला बहुत ही जबरदस्त सवाल है। द सीक्वेंस xn वेयर x1 = 1 दिया है और xn + 1 = √3xn कन्वर्जेस टू, किस पे कन्वर्ज करता है? इस सीक्वेंस को थोड़ा सा हम 2-3 टर्म बोल दे रहे हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप लगाए रहेंगे तो आपको तो इसका आंसर वैसे ही याद रहेगा। और मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में चूंकि आ चुके हैं तो रिपीट हो सकते हैं। जरा इस सीक्वेंस को हम लोग ओपन करते हैं। जैसे लिखा हुआ है xn + 1 = √3xn। अगर हम n = 1 पुट करते हैं, भाई नेचुरल नंबर है तो 1 पुट करेंगे, तो x2 = क्या आ जाएगा? √3, क्योंकि x1 = 1 दिया है। और जब इसी में हम n = 2 पुट करेंगे तो x3 = क्या आ जाएगा? 3x2। इसका मतलब ये हो जाएगा 3√3। अब मैं आपको सीक्वेंस बता दूं क्या बनेगा। सीक्वेंस का पहला टर्म बनेगा 1, अगला टर्म बना √3, अगला टर्म बना 3√3, अगला टर्म इस अंडर रूट में 3, इस यहाँ 3, फिर इस अंडर रूट में 3, इस टाइप का सीक्वेंस बनेगा।
और आप इसको ऐसे याद रखिए कि इसकी लिमिट 3 के बराबर होती है। अगर वो पहला टर्म 1 ना भी होता तो भी 3 के बराबर होता। अगर सब में 2 2 होता तो लिमिट 2 के बराबर होती। अब ये कैसे होता है ये तो मैंने आपको बता दिया कितना होता है। अब कैसे होता है इसको देखिए, बहुत छोटा सा काम है इसको सिद्ध करना। हम लोग ये जानते हैं कि n टेंड्स टू इंफिनिटी पर जो लिमिट xn की होती है वही लिमिट xn प्लस 1 की भी होती है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर xn प्लस 1 की लिमिट और लिमिट xn ये बराबर होती है, माना कि यल है, मान लिया जाए कि यल है। अब हमारे पास यही लाइन आपको दी गई है तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या आया xn प्लस 1 इक्वल टू √3xn लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसमें लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn प्लस 1 इक्वल टू, तो इसका हम पहले इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं, स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn। अब यहाँ आप देखो तो ये हो गया यल स्क्वायर इक्वल टू 3l। अब अगर हम यहाँ से एक यल कॉमन ले लें तो यल माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपके सामने है। अब यहां से अगर आप देखें तो इसकी लिमिट 0 तो आ नहीं सकती है, क्योंकि ये लगातार आप देखो पहला टर्म 1 है, फिर अगला बढ़ा तो अगला बढ़ा तो बढ़ता जाएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये 0 को कन्वर्ट करेगा। यानी अगर ये 0 नहीं होगा तो क्या होगा, यल 3 होगा, इसका मतलब इसकी लिमिट 3 होगी, जो कि हमने मान रखा, हमने पहले ही पता रखा था कि 3 होगी। ये रहा इसका ऑप्शन नंबर डी सही। अब इसके बाद जो आखिरी पार्ट है, जो इसका लास्ट पार्ट दिया है, ये हमने आपको सीक्वेंस में जल्दी में भी पढ़ाया था, उसमें इस क्वेश्चन को मैंने बताया था, आपको बताया गया था कॉची थ्योरम ऑन लिमिट कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn बाई n की लिमिट उतनी ही होती है जितना लिमिट xn की होती है, और इसी को कहा गया है कॉची थ्योरम ऑन लिमिट। अब यही लिखा गया है सामने आपके है। इसका मतलब इस टोटल की जो लिमिट आएगी वो इतने के ही बराबर होगी, यानी कि हम कहीं से इतने की लिमिट निकाल लें, n की पावर 1 बाई n की वैल्यू निकाल लें। अब इसके लिए भी अगर हम चाहें तो कॉची का ही फार्मूला यूज कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो इसको लॉग लेकर के लगा सकते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म से। फिलहाल कॉची का एक फार्मूला होता है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर xn की पावर 1 बाई n है तो इसकी वैल्यू xn प्लस 1 बाई xn की लिमिट होती है, और ये वही लिखा हुआ है। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जहां xn है यहां पर n है, यानी n प्लस 1 बाई n, n कैंसिल होकर के 1 बाई n 0, यानी ये रिजल्ट आया 1। इसका मतलब ये हो गया कि इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है। तो ये चारों क्वेश्चन हो गए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा द सीक्वेंस an, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, where n इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n रेज़ टू द पावर n इज कन्वर्जेंस टू, किस पे कन्वर्ज करता है। अब इसमें जो n की पावर n लगा है, अगर यही 1 बाई n लगा होता तो हम लोग कॉची फार्मूला यूज कर सकते थे। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि आप इसको से डायरेक्ट कर देंगे n को इन्फिनिटी और रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो एक रिजल्ट होता है डिरिचलेट थ्योरम नाम होती है, तो डिरिचलेट थ्योरम से बहुत आसानी से लग जाता है। अब डिरिचलेट थ्योरम का स्टेटमेंट थोड़ा सा आपको बता दूं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर xn प्लस 1 बाई xn है और मान लीजिए ये लिमिट क्या आई है यल के बराबर, अगर इस यल का जो माड है वो 1 से छोटा है तो इसकी लिमिट बिना किसी कैलकुलेशन के 0 होती है। इसका प्रूफ भी है, यल की मॉडुलस वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो ये कन्वर्जेंट और क्या बोलते हैं 0 के बराबर होता है, ये इसका रिजल्ट है। और अगर वो 1 से बड़ी होगी तो इन्फिनिटी के बराबर होगी। तो इसमें ये दो ही रिजल्ट होते हैं। तो हम लोग केवल इसको चेक कर लेते हैं। फिलहाल आपके पास ऑप्शन यहाँ 0 ही आ रहा है, 1, तो ऐसे ही देखकर पता चल गया कि हाँ इसका रिजल्ट चूंकि इन्फिनिटी यहाँ दिया ही नहीं गया है तो 0 की तरफ ही जा सकता है। फिलहाल हम लोग इसको चेक करेंगे। तो ये आपके पास क्या होता है कि लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, कितना मैंने बताया, xn प्लस 1 बाई xn, यानी an प्लस 1 बाई an। तो an प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, n प्लस 1 फैक्टोरियल बाई n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 और इनटू, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा n की पावर n बाई n फैक्टोरियल। अब यहां से n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 बाहर करेंगे तो n फैक्टोरियल भी कट जाएगा, एक n प्लस 1 भी कट जाएगा और यहां से एक पावर भी कट जाएगी, इतना आ गया। अब आप जानते हैं इसको अगर हम लोग चाहें तो बहुत आराम से 1 बाई नीचे कर दे रहे हैं और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, और ये आपको पता है कि ये e की वैल्यू होती है 1/e, चूंकि e का मान 2.72 समथिंग होता है, 2 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये रिजल्ट 1 से छोटा आ गया। इसका मतलब डिरिचलेट थ्योरम से ये रिजल्ट आपका बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्टली 0 के बराबर आएगा। ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवालों में ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। अगला पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑसिलेट्स फाइनाइटली। ऑसिलेट फाइनाइटली किसे कहते हैं, अगर सीक्वेंस ऑसिलेटिंग है और बाउंडेड है तब उसको कहते हैं ऑसिलेट्स फाइनाइटली। अगर वो सीक्वेंस ऑसिलेटिंग है लेकिन वो अनबाउंडेड है तो उसको बोलते हैं ऑसिलेट इनफाइनाइटली। तो उसके लिए सीक्वेंस को आपको 1 2 टर्म 3 टर्म खोलना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऑसिलेट फाइनाइटली है, इनफाइनाइटली है। इस पर क्वेश्चन लगातार पेपर में आता है। देखिए जैसे यहाँ पर पहला सीक्वेंस आपके सामने है, यहाँ पर आपका n है, तो पहले हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ -1 और अगला 1/2 है, ये हो गया। फिर n इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 1/2। अगला क्या, जब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ -3 हो गया और +1/3, और लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से कुछ या कुछ पता चल जाएगा आपको। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हो गया -1/2, अगला हो गया 5/2, अगला हो गया आपका -8/3। यहीं से पता चल जा रहा है कि ये अनबाउंडेड है, क्योंकि पहले -1/2 हुआ, 5/2 से बड़ा हुआ, अगला फिर छोटा हो गया। तो आप ये तो कहीं नहीं पाएंगे कौन सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर ये नहीं पता है, यानी ये तो आपका कटा है समझिए। आगे देखते हैं, इसको भी इसी तरह हम लोग ओपन करते हैं। ऑसिलेट फाइनाइटली का मतलब ऑसिलेट्स भी होना चाहिए साथ साथ बाउंडेड। तो आप n इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1, तो ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो पहला हो जाएगा 0। जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2। जब 3 पुट करेंगे n इक्वल टू 3, तो 3 पुट करते समय यहाँ माइनस होगा, 1 - 3, इसका मतलब हो गया -2। जब 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर 5। अब इतने से ही आप लोग देखिए, जैसे अगर आप ये समझते हैं कि -2 सबसे छोटा है, तो -2 से आगे भी गिनती अभी आ रही है। जैसे आप तो इसके बाद जब 5 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -4, यानी इसके बाद वाला टर्म -4, तो -2 से छोटा तो -4 हो गया। यानी कि आप ये भी नहीं कह सकते सबसे छोटा कौन है। बड़े की बात करते हो कि 0 बड़ा है तो 0 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 5 है, यानी ये भी अनबाउंडेड है। आपको सारा देखना पड़ेगा। ऑसिलेटिंग होने के साथ साथ उसे बाउंडेड होना चाहिए, तब ऑसिलेट फाइनाइटली कहते हैं। अब हम लोग तीसरे पार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम पहले n इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, क्योंकि -1 हो जाएगा। और जब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर 1 आएगा। फिर n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ माइनस होने के नाते फिर 2, फिर 4, 2 फिर, और देखिए ऑसिलेटिंग के साथ साथ बाउंडेड भी है, क्योंकि सबसे बड़ी जो डिजिट है वो 4 है, सबसे छोटा जो टर्म है वो 2 है। इसका मतलब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ये ऑसिलेटिंग भी है, बाउंडेड भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सीक्वेंस an वेयर डिफाइंड बाय। अब देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कह रहा है कि ये सीक्वेंस जो आपको an दिया गया है, जिसका nth टर्म ऐसे डिफाइन है, ये कन्वर्स करता है, किस पे करता है, ढेर सारे आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। अब कन्वर्जेंट में आप सीधे सीधे n को इन्फिनिटी टेंड कराते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कितना an। लेकिन यहाँ एक समस्या है कि यहाँ -1 की पावर n है। -1 की पावर n का मतलब है कि n अगर इवन होगी तो जो है 1 होगा, 8 होगी तो -1 होगा। तो जब भी इस तरह का टर्म रहे, माने कि ये ऑसिलेटिंग टाइप का बने, उस कंडीशन में
जैसे अगर किसी भी सीक्वेंस के nth टर्म में -1 की पावर n है तो उसकी लिमिट निकालते समय आपको लिमिट एक बार n को ऑड लेकर चलना होगा, एक बार इवन। दोनों से लिमिट अगर आपकी सेम आती है तो वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, और अगर दोनों अलग अलग आती है तो कहा जाएगा इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, माने वो कन्वर्जेंट नहीं है, माने कि ऑसिलेटिंग हो जाएगा। तो पहले अगर हम n को कह देते हैं चलिए n इवन है, तो अगर इवन हो जाएगा तो बताइए यहाँ पर क्या -1 की पावर इवन माने 1 हो गया, तो उस कंडीशन में 1/2n² बनेगा। n को इन्फिनिटी हम टेंड कराएंगे तो रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। लेकिन अगर यही n ऑड है, ऑड में क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तब भी तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये रिजल्ट 1 आएगा, यानी कि कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट जो है 1 के बराबर है, अर्थात इसका बी पार्ट सही है। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए है, ये इतना होगा। अगला और आखिरी क्वेश्चन लिखा है कि द सीक्वेंस 1 + 1/n, आगे लिखा है हैज नो लिमिट पॉइंट, 1 लिमिट पॉइंट, 2 लिमिट पॉइंट और इनफाइनाइटली मेनी लिमिट पॉइंट। देखिए लिमिट पॉइंट और लिमिट अलग अलग होता है। लिमिट निकालने के लिए तो हम सीधे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं और हमको जो भी लिमिट आती है वैल्यू मिलती है वही उसकी लिमिट होती है। लेकिन जो लिमिट पॉइंट होता है वो अलग होता है। लिमिट पॉइंट क्या होता है कि सीक्वेंस का जो भी टर्म आप लें वो लिमिट पॉइंट कब कहा जाएगा, जब उसके नेबरहुड में, नेबरहुड का मतलब उसके आजू बाजू में क्या सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होने चाहिए, चाहे एक ही टर्म इनफाइनाइट टाइम हो। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, डिस्क्रिप्टिव मैटर होता है, बस आपको हम थोड़ा सा डायरेक्ट एक तरीका बताते हैं कि अगर सीक्वेंस ऑसिलेटिंग है, जैसे कि एक सीक्वेंस मैंने आपके सामने लिखा 0 1 0 1 0 1, मैंने ऐसे लिख दिया। इस 0 का नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब होता है 0 - एप्सिलॉन 0 + एप्सिलॉन, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल। आप सोचिए इस ओपन इंटरवल में एप्सिलॉन 0 से बड़ी लेकिन बहुत छोटी राशि होती है। इस इंटरवल में कौन टर्म है सीक्वेंस का 0 है, लेकिन 0 कितनी बार है, इनफाइनाइट टाइम है, तो 0 इसका लिमिट पॉइंट है। और अगर यही 0 इनफाइनाइट टाइम ना होकर के एक एग्जांपल अगला लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया 1 2 3 4 डाटा। अब 1 हम देखना चाहते हैं क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, तो 1 - एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन इसका नेबरहुड बनेगा। इस नेबरहुड में 1 के अलावा इस सीक्वेंस का कोई टर्म नहीं है और 1 एक ही बार है, इस वजह से 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, 2 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, 3 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, जबकि 0 इसका लिमिट पॉइंट कैसे हो गया, क्योंकि 0 इस सीक्वेंस का में एक नहीं इनफाइनाइट टाइम है। इसी तरह 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है। अब यहां पर बात आती है, एक बात और जाने रही कि अगर सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो उसका लिमिट पॉइंट होता है। अगर लिमिट यल है तो लिमिट पॉइंट वो होता है, लेकिन अगर लिमिट पॉइंट है तो जरूरी नहीं कि वो लिमिट हो। जैसे हमने सीक्वेंस लिखा था 0 2 0 2 0 2, आपने देखा कि 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है, 2 भी इसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन ना 0 और ना 2 इसकी लिमिट नहीं है, क्योंकि एक ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास सीक्वेंस क्या है, इसको थोड़ा सा 2-3 स्टेप खोलते हैं। 1 + 1/n, पहले हम n को 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 + 1/2 माने कि 3/2, उसके बाद 1 + 1/3 इसका मतलब 4/3 और डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर इतना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे 2 आपके सामने है तो 2 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है कि नहीं है, इसको देखने के लिए आप 2 - एप्सिलॉन 2 + एप्सिलॉन नाम के ओपन इंटरवल में ये देखते हैं कि इस सीक्वेंस के कितने टर्म हैं। तो इस सीक्वेंस का एक ही टर्म है 2, जो कि एक ही बार है, जबकि मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम मिलना चाहिए, चाहे एक ही टर्म रिपीट हुआ हो इनफाइनाइट बार। यानी ना तो ये लिमिट पॉइंट है, ना तो ये लिमिट पॉइंट, ना तो ये लिमिट पॉइंट। मैंने भी कहा था जो लिमिट होती है वो लिमिट पॉइंट होता है, लेकिन जो लिमिट पॉइंट होता है वो लिमिट जरूरी नहीं कि हो। अब आपके सामने हम सीधे इसकी लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और बताया गया कि जो लिमिट है वो लिमिट पॉइंट होती है, अर्थात इसका केवल एक लिमिट पॉइंट होगा। यानी आपके पास लिखा है नो लिमिट पॉइंट, 1 लिमिट पॉइंट, 2 लिमिट पॉइंट, इनफाइनाइटली मेनी लिमिट पॉइंट, यानी जवाब होगा 1 लिमिट पॉइंट। तो इस पार्ट में हमने इतने क्वेश्चन रखे, देखेंगे सीक्वेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलते हैं तो आप लोगों को बताया जाएगा। थैंक यू सो मच।